जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने जो हमारा चैप्टर 1 था 9th का उसका हमने सेकंड पोर्शन करना है। ठीक है, तो हमारे पास अब इसमें ना मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपके चैप्टर में आपको दिए हुए हैं तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफरेंस मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस का। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैस है वो क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मैस बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और उसके अंदर ना डिफरेंट एटम्स हैं, तो उन एटम्स का जो एटॉमिक मैस होगा ना उसका अगर हम सम कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से बनता है ना, तो मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, एटॉमिक मैस इसका सम होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है क्लोरीन, जिसका हमारे पास अगर हम दो क्लोरीन है तो इनका एटॉमिक मैस अगर हम प्लस करें तो 71 AMU हमारे पास आंसर आता है। उसी तरह वाटर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस प्लस कर दें तो 18 AMU हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मैस आता है। ठीक है, तो जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला मैस। अब जो फॉर्मूला मैस होता है ना वो बेसिकली उन कंपाउंड्स का होता है जो कि आयन होते हैं, जो आयन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फॉर्मूला मैस कहा जाता है। तो इसकी हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई एक फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट क्या है, बेसिकली पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं उनका जो सम है एटॉमिक मैसेस का उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मैस कहेंगे। तो जब हम मॉलिक्यूलर मैस की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला मैस की जब हम बात करते हैं तो हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इधर NaCl है, तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है ना। तो सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है उसे प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 58.5 AMU। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला मैस क्या हुआ, NaCl का 58.5 AMU। उसी तरह CaCO3 में कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मैस प्लस करेंगे तो 100 AMU आएगा। ठीक है, क्योंकि CaCO3 भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो हम इसका फॉर्मूला मैस लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोगों को पता ही होगा, एटम और आयन का डिफरेंस। ठीक है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को हम एटम कहते हैं। आयन क्या होता है कि अगर हम उस एटम में से ना इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, आयन बनता है। ठीक है, अगर हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया है तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा जिसे हम केटाइन कहेंगे। और अगर हमने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है तो हम वो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा और हम उसे एनाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये आयन की टाइप्स हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो कि आयन बना सकता है, जैसे कि NaCl है तो वो क्या है, वो हमारा आयन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास ये, अब इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ ना डिफरेंस में, ये साथ साथ आप लिखते जाया करो, क्योंकि जब आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में लिखोगे ना तो आप हेडिंग्स बना बना के लिखना डिफरेंस के अंदर भी, वो फिर ज्यादा ठीक लगता है। तो ये डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट जो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। तो जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी कुछ केसेस में जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन दो एटम्स मिलके रह सकते हैं, एक अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एटम या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है या नहीं कर सकता, और ये केमिकल रिएक्शन में भी आसानी से पार्ट ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आयन है। आयन जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और उसको सराउंड होना पड़ता है चार्ज्ड आयंस से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसकी नेचर।
कि इसकी नेचर क्या है, या टाइप ऑफ चार्ज हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। तो हमारे पास जो एटम है वो तो आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। आयन जो है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा अगर वो केटाइन है, ठीक है, और अगर एनाइन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट हैज अ नेट चार्ज। तो ये आपके पास एटम और आयन का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के डिफरेंस की। अब आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है कि अगर हम एटम्स को कंबाइन करके बनाएं एक सब्सटेंस तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल आयन बनाएगा ना, जैसे अभी मैंने आपको एटम और आयन का बताया है कि एटम होता तो वैसे यानी खुद न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने से रिमूव करा दे या अपने अंदर ऐड करा दे तो वो आयन बन जाता है। उसी तरह मॉलिक्यूल भी ऐसे है, मॉलिक्यूल खुद एक इंडिपेंडेंट स्पीशी है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव और गेन करवाता रहे अपने अंदर तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या है, इट इज फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल, कि अगर मॉलिक्यूल गेन और लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इन दोनों की डेफिनेशन है। सेकंड हमारे पास क्या इनका पॉइंट है, टाइप ऑफ चार्ज का। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा अगर वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो गेन करेगा। थर्ड हमारे पास आ जाती है नेचर, ठीक है, नेचर की हेडिंग बनेगी। तो मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता होता है, ठीक है, या हम इसको नेचर के अलावा एक और हेडिंग भी दे सकते हैं कि फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी मॉलिक्यूल जो है वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन जो है वो मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास इसकी जो हेडिंग आएगी वो है रिएक्टिविटी की, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल यूनिट है, वो उस वक्त तक रिएक्ट नहीं करता जब तक कि वो आयन में कन्वर्ट ना हो जाए, वैसे वो स्टेबल है। और जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या है, रिएक्टिव स्पीशी है, वो रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। अब आयन का तो आपको पता चल गया, आयन क्या होता है, वो एटम जो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो वो होते हैं आयन्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनके ऊपर ना ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना क्लोरीन है, जो क्लोरीन है ना, जब उसमें अगर हम लाइट ऐड करें ना क्लोरीन के ऊपर तो वो ना रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और किस तरह रेडिकल्स में कन्वर्ट होती है, हमारे पास ना ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब इस पे लाइट हम डालेंगे ना तो हमारे पास इस तरह जो है वो रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास अब जो क्लोरीन है ना उसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो वाले एटम्स जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि 1 हो सकता है, 3, 5, यानी ऑड नंबर्स हो। वैसे तो हमने आज तक रेडिकल्स कौन से देखे हैं, 1 वाले, कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो आप यही याद रख लो कि हमारे पास ना वो वाले एटम्स जो जब भी आयोनाइज होते हैं ना तो वो अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होता उनके ऊपर, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे जो एटम्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स कहेंगे, कि वो फ्री हैं, वो कभी भी रिएक्शन दे सकते हैं। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं क्योंकि उनके पास एक ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास आयन की क्या डेफिनेशन है, दीज आर दी एटम्स विच बेयर सम चार्ज। और आप ये डेफिनेशन भी उसकी लिख सकते हो या जो मैंने बताई है वो भी लिख सकते हो। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दीज आर दी एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, एग्जिस्टेंस इनकी। जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्रिस्टल लेटिस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ एयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारी गैसेस है ना वो ज्यादातर रेडिकल्स की फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए इधर एयर का लिखा हुआ है कि वो एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है
प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जो आयन होता है ना वो हमारे पास लाइट की प्रेजेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन ही लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ना वो लाइट की प्रेजेंस में ही बनते हैं। आपने ना फोटोकेमिकल रिएक्शंस अगर देखे हो ना, जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं अगर हम बायो में देखें तो, और केमिस्ट्री में भी अगर हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं ना ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है ना उनमें हमारे पास इस तरह रेडिकल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, आपके पास एवोगैड्रस नंबर और मोल का टॉपिक है आगे, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रस नंबर जो है ना उसे बेसिकली हमारे पास किसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, एवोगैड्रो ने, ठीक है। और हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है कि इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स of 6.02 into 10 raised to power 23। तो हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन है कि ना ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली जिनकी अमाउंट कितनी होती है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रस नंबर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं एग्जांपल इसकी, तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो मेरे पास इसका क्या मतलब होगा, मेरे पास इसका ये मतलब है कि इसके अंदर 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हैं कार्बन के, ठीक है। क्योंकि मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो एलिमेंट के तो एटम्स होते हैं। और फिर इस चीज का क्या मतलब है कि मेरे पास मैं 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 बेसिकली जो नंबर है ना उसे हम एवोगैड्रस नंबर कहते हैं, और ये जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। यानी ये बेसिकली मैंने आपको एवोगैड्रस नंबर और मोल का रिलेशनशिप बताया है। तो जब हमारे पास इतने पार्टिकल्स की बात होगी ना हम कह देंगे ये हमारा जो सब्सटेंस है ना ये 1 मोल है, ठीक है। तो और 1 मोल का क्या मतलब होगा कि हमारे सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि मेरा मतलब है मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स की बात कर रही हूँ, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास इसका मतलब है 1 मोल ऑफ NaCl है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना एक अमाउंट है कि हम जब भी 1 मोल की बात करेंगे ना तो उसका मतलब यही होगा कि हम उसको एवोगैड्रस नंबर के बराबर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मोल क्या होता है। मोल हमारे पास बेसिकली होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अब हमारी केमिस्ट्री में ना हमने सब्सटेंस की अमाउंट को फिक्स करके मोल का नाम दे दिया है। ये ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर क्या होते हैं, दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है।
एग्जाम्पल्स आपको मैंने पहले ही बता दी कि मोल और एवोगैड्रस नंबर का क्या हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, हमारे पास क्या उनका रिलेशनशिप है। तो मोल जो है वो बेसिकली केमिस्ट्री में हम किसको कहते हैं, अगर हमने ना कोई भी सब्सटेंस की अमाउंट लेनी हो ना, हम कहते हैं मोल में लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने अगर कोई ड्राई चीज लेनी है, जैसे हमने फ्लोर लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कहेंगे 1 kg लेंगे हम, ठीक है। हमने उसका ना एक पेरीमीटर, हमने उसका एक क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ना हमने ना जो ड्राई चीज है ना हमारी, जो पाउडर फॉर्म में है, तो हम उसको केजी में ही मेजर करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हमने कोई सोल्यूशन फॉर्म में चीज लेनी है, जैसे लिक्विड फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम इसे लीटर में ले रहे हैं, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उसी तरह केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी सब्सटेंस की अमाउंट लेनी है ना, तो हम मोल में बात करेंगे, ठीक है, कि हमने इतने मोल लेना है, इतने मोल हमने जो है वो अपना NaCl लिया, इतने मोल हमने क्या लिया अपना सोडियम जो है Na2SO4 ले लिया, यानी जो भी कंपाउंड है हमारा, तो हम उसको मोल में जो है वो उस अमाउंट को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मोल का क्या है, रिलेशनशिप है एवोगैड्रस नंबर के साथ। मोल जो है अगर हमने फाइंड करना होता है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने फाइंड करने हैं, तो हमारे पास एक मैस अगर दिया हुआ है, गिवन मैस को हम डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस की मोलर मैस से। यानी अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका मैस भी दिया हुआ है, तो हम गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले से ना हम मैस भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें गिवन मैस नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से, ठीक है। और हमारे पास ना मैस आ जाएगा, मैस आ जाएगा सब्सटेंस का, जो हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से हम मैस भी फाइंड कर सकते हैं सब्सटेंस का, और अगर हमें मोलर मैस नहीं दिया हुआ वो भी फाइंड कर सकते हैं, अगर इन दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ठीक है। यानी एक फॉर्मूले से हम तीन तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना एवोगैड्रस नंबर और मोल के हवाले से जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना रिलेशनशिप्स कौन कौन से इससे बन सकते हैं, यानी मोल मैस रिलेशनशिप क्या है और मोल पार्टिकल रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है मैस मोल रिलेशनशिप, ठीक है। मैस मोल रिलेशनशिप हमारे पास मैंने अभी आपको जो बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस भी फाइंड कर सकते हैं और मोलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम आराम से मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से, तो हमारे पास ना मैस आ जाता है सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये आपके पास ना नंबर ऑफ मोल्स और मैस का क्या है, रिलेशनशिप है कि मैस से मोल फाइंड हो सकता है और मोल से मैस फाइंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप है मोल पार्टिकल रिलेशनशिप। अगर हमने पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रस नंबर को हम Na से शो करते हैं। तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगैड्रस नंबर से डिवाइड करना है, और अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ना अब मोल और पार्टिकल का रिलेशनशिप आ गया कि पार्टिकल से मोल फाइंड हो सकता है और मोल से पार्टिकल्स फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना दो रिलेशनशिप्स हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज भी इसमें रह गई कि मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल की हमारे पास ना कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाती है डाइएटॉमिक। ठीक है, सेकंड आ जाती है ट्राइएटॉमिक। फर्स्ट हमारे पास है मोनोएटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है डाइएटॉमिक। थर्ड आ जाती है ट्राइएटॉमिक। उसके बाद फोर्थ आ जाती है होमोएटॉमिक, और हमारे पास फिफ्थ आ जाती है हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, तो हमारे पास जो मोनोएटॉमिक है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कितने एटम्स होंगे, 1 एटम होगा सिर्फ। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे जितने भी है ना, ये एक एटम के उसमें एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम की फॉर्म में। हम इन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइएटॉमिक कौन से होते हैं, जिसमें 2 एटम्स हो, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे, तो ये क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक कौन से होते हैं, जिसमें 3 एटम्स हो, जैसे कि हमारे पास ओजोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, और ओजोन नहीं, हम ये वाला अमोनिया लिख लेते हैं। अमोनिया है हमारे पास, वाटर है, तो ये 3 एटम से मिलके बने हैं, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद होमो एटॉमिक कौन से होते हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि ओजोन है। ठीक है, सल्फर है, सल्फर S8 की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। ठीक है, इसमें भी वाटर आ सकता है, CO2 आ सकता है। ठीक है, C6H12O6 आ सकता है। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस फॉर्म में या किस किस नंबर ऑफ एटम के हिसाब से कैसे प्रेजेंट है। तो आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है आपकी 9th क्लास का। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स, आप लोग चाहते हो ना कि मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करवाऊँ इस चैप्टर के, तो मुझे कमेंट्स में आप बता देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल्स जो है मुझे कमेंट्स में ना बताया कि आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं या नहीं करने, वरना चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर लेंगे। और लेकिन जो अगर आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।